हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं वीर सिंह मीणा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मांझा रेलवेज में। आज हम नेक्स्ट पार्ट पे बात कर लेते हैं। पहले हमने जो रेलवे जेई का जो नोटिफिकेशन आ रखा है नॉर्दर्न रेलवे की चारबाग वर्कशॉप में, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, कितनी वैकेंसीज थी और कब लास्ट डेट कब है उसकी, और बेसिक बेसिक जो चीज़ें थी उसके बारे में वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। आज हम इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो कि ज़रूरी है, पहले हमें सिलेबस का ही पता नहीं होगा तो हम तैयारी कैसे कर पाएंगे और एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे। एग्ज़ाम को पास करने के लिए आज हम सिलेबस पे डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो सिलेबस है ये हेडक्वार्टर से जारी किया गया था जुलाई में, और उसका लेटर भी इसमें मेंशन है ऊपर। उसकी हमें ज़रूरत नहीं है लेटर की देखने की। हमें फ़िलहाल फ़ोकस करना है कि हमें कौन कौन से जो टॉपिक है, किस किस टॉपिक पे हमें फ़ोकस करना है और कौन कौन से टॉपिक जो हैं हमें विशेषकर बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक है जिन पे हमें कम फ़ोकस करना है। पढ़ना है लेकिन हो सके उतना ही पढ़ना है कि कम से कम पढ़ के हम निकल जाएं, क्योंकि कुछ टॉपिक है इसमें जैसे कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश का कोई यहाँ पे देने का लॉजिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब रख दिया है सिलेबस में तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। पर इतना भी फोकस नहीं करना है इंग्लिश पे कि इंग्लिश हमें नहीं आती और डर के हम बस इस चीज़ पे फोकस करने लग जाए और जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं इसके उनको हम स्किप कर दें और उनकी वजह से हमारे एग्ज़ाम में हमारे जो मार्क्स हैं वो कम रह जाएं। तो ऐसा ये गलती नहीं करनी है। चलो, सारी चीज़ों को देखते हुए और सब चीज़ों पे तो हम जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरीके से तैयारी करनी है, उसके बारे में हम टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें जनरल नॉलेज का है, जो कि आप देख रहे हो कि जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें नेशनल इंटरनेशनल इवेंट है, ऑथर प्लेसेस पर्सनालिटी, मतलब हमारी जो नेशनल नेशनल लेवल की इवेंट है या इंटरनेशनल इवेंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकती है उसमें। कोई भी एमओयू हो सकता है बहुत बड़ा, जो कि मेन हो, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो, जो रिसेंट में हो। हमें ज़्यादा पीछे नहीं जाना है इसमें। इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। या स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा विशेष फोकस रखना है हमें, खेल पे, क्योंकि खेल से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके साथ मैं जो पिछली अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुए हैं अपने डिपार्टमेंटल, उनके पेपर भी डिस्कस कर लूँगा और उन पेपर्स में जिस तरीके के क्वेश्चन आए हैं उस पर भी हम बात कर लेंगे। पर फिलहाल में आपको यही है कि स्पोर्ट्स पे विशेष फोकस करना है इसमें। और पर्सनैलिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस, पर्सनैलिटीज़ में अपन बात करें कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन लगाया हुआ है, या फिर नीति आयोग के सीईओ हैं या वाइस चेयरपर्सन है जो हाल ही में बदले हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जो मेजर मेजर जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनके चेयरमैन वगैरह। और विशेषकर हमें रेलवे पे तो फोकस रखना ही है। रेलवे में हमारे जो सीईओ साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, स्टेट ऑफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके नेम वगैरह और पार्टी और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी जा सकती है। और बेसिक फैक्ट ऑफ इंडियन रेलवे और हमारी जो रेलवे से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, इसकी मेन मेन इससे जुड़ी हुई जो ऑर्गेनाइजेशंस है, पीएसयूज है, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है। उनके हेड्स के बारे में हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत। ज़्यादा चांसेस कम है लेकिन फिर भी हमें देख लेना चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है। आरएलडीए है, राइट्स है, क्रिस है, जो इसकी पीएसयू है रेलवे से जो जुड़ी हुई है। और भी है बहुत सारी जिसके बारे में हम टाइम मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में टाइम टू टाइम। बाकी तो यही है, जनरल नॉलेज में हम यही चीज़ देखेंगे। और जनरल नॉलेज के बाद में हम बात करेंगे इंग्लिश की। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश में आपको ज़्यादा फंसना नहीं है। इंग्लिश ये फंसाने वाली सब्जेक्ट है, क्वेश्चन आएंगे चार पांच, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है क्योंकि सारी इंग्लिश रख दी है इन्होंने। एंटोनिम्स इन्होंने रख दिया, इडम्स एंड फ्रेजेस रख दिए, टेंस रख दिए, मॉडल्स, डिटरमाइनर्स एंड प्रीपोजिशंस हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, अनसीक पैसेज है। तो ऑलमोस्ट सारी इंग्लिश इन्होंने कवर कर ली है। इंग्लिश का जितने अभी सिलेबस होता है वो सारा इन्होंने कवर कर लिया है। इतना हमें पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा आपका, मैं आपको बता दूँ। और इतने हमें ये फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे यहाँ से, हमारे नंबर जो हैं इतने हम नहीं निकाल पाएंगे। हमें फोकस करना होगा तो हम बात कर सकते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं है, जैसे कि ये हम बोल सकते हैं नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस पे हमें कम फोकस रखना है बेसिकली।
नेक्स्ट पार्ट है हमारा जो है मैथमेटिक्स का। हाँ, मैथमेटिक्स में आप बेसिकली आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया ही है रिसेंट में, तो मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैथमेटिक्स के आपको बेसिक चीज़ें तो आपको अलजेब्रा और पे फोकस रखना है। अलजेब्रा से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और ये जो टॉपिक्स हैं रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल है, और पेयर एंड लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, वास्तविक संख्या है, अर्थमेटिक्स में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज टाइम, वो ये एज से आयु से रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा। आयु से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बेसिक पे आपको फोकस रखना है, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाना है। एसएससी सीजीएल लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है नहीं है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बेसिक क्वेश्चन। रेलवेज में जो हमारे एग्जाम में जो आते हैं वही यहाँ पे उसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो है आरआरबी अजमेर ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइम वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से, इंटरेस्ट है, तो यही है। अर्थमेटिक पे विशेष फोकस रखना है, और ये कुछ जो चीज़ें हैं इसमें जैसा कि पहले उसमें है 3.111 रियल नंबर है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। बस आपको पहले, सबसे पहले आपको अर्थमेटिक पे फोकस करना है। ज्योमेट्री में आप देख सकते हो, ज्योमेट्री में वही लाइंस हैं, टाइप्स ऑफ लाइंस वगैरह, ट्राइंगल्स है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम है, एरिया ओपन, ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। अगर आपको आसानी है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो ही इन सब चीज़ों में फंसे, अदरवाइज इनमें ज़्यादा फंसने की ज़रूरत है नहीं है आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी में, आपको बता दूंगा। अभी मैं एक बार देख लेते हैं अपन, आपको बता दिया जाएगा टाइम से कि कौन से जो टॉपिक हैं उन पे आपको विशेष फोकस रखना है, और किन टॉपिक्स पे आपको कम टाइम वेस्ट करना है। बस हमें बस बेसिक बेसिक चीज़ें देखनी है, ताकि आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसमें यही है, प्रॉपर्टीज एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। एरिया और इसके बेसिक जो एरिया के फॉर्मूला है, एरिया वॉल्यूम यानी कि क्षेत्रफल है और आयतन है, ये सब चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। जो बेसिक बेसिक शेप्स हैं, जैसे कि ट्राइंगल हुआ, पैरेललिज्म, पैरेललोग्राम हुआ, चतुर्भुज, आयत, और हम टंकी का क्षेत्रफल वगैरह, आयतन वगैरह जो निकालते हैं, वृत्त है, कौन है, सिलेंडर, स्फीयर वगैरह, ये सब चीज़ें आपको, इनके जो सरफेस एरियाज हैं जो, ये नहीं कि ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारा, ये इम्पोर्टेंट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सर्कल से एरिया ऑफ पेरीमीटर, हाँ, वृत्त की परिधि, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये सिंपल है भाई। वृत्त का क्षेत्रफल और उसकी परिधि आप आराम से देख सकते हो। एंगल सब्टेंडेड बाय ए कॉर्ड एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ, इसमें कुछ नहीं है। जो एंगल जो बनते हैं सर्कल के अंदर, जो एंगल जो बनते हैं, उन एंगल को किस तरीके से निकाला जाता है, तो कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। मैं एक आध वीडियो आपको बता दूंगा यूट्यूब से देख के, या फिर हम ही बात कर लेंगे, या फिर मैं बढ़िया वीडियो होगी किसी भी लेक्चर की या टीचर की, मैं आपको उसको शेयर कर दूंगा अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, आप लिंक से आप देख सकते हो। आसानी रहेगी समझने में, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं जाना है इनमें डीप में। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे बहुत आसानी से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3.4 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक्स ऑफ कार्टेशियन सिस्टम एंड डिस्टेंस फार्मूला। ये बहुत आसान होता है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी मैं, इसके लिए भी मैं आपके साथ में कोई वीडियो बढ़िया सी होगी किसी भी टीचर की, वो शेयर कर दूंगा, उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लेना, और या फिर मैं खुद ही बता दूंगा टाइम लगा तो। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल होती है, रेशियोज वगैरह है। ट्रिग्नोमेट्रिक ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, इसकी गारंटी है, इसमें से आपके नंबर नहीं कटेंगे। एक सिंपल एक टेबल बनेगी, उस टेबल से हम पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी। स्टैटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, मीन, मोड, मीडियन और ग्रुप डेटा। भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे देखने को, ये आपको छोड़ना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है करना, ये हम कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे, और ये स्टैटिक्स वाला है। इन दो टॉपिक्स को हम नहीं छोड़ेंगे, इनको स्किप नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन जो है अच्छे नंबर दिलवाने वाले हैं। यहाँ से ये जो टॉपिक है, यहाँ से आपको स्कोर हो किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस में ये सब चीज़ें छोड़ो, इसमें बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लेना भले ही, सारे टॉपिक्स पीडीएफ से पढ़ लेना। पर हम मोटा मोटा हम बात करें तो सीधा सा हिसाब है। हमारी जो
10th क्लास की यानी कि 10वीं क्लास की जो विज्ञान की किताब है, 9वीं और 10वीं क्लास की विज्ञान की किताब है, या बेसिक साइंस आपने लूसेंट या जो भी किताब पढ़ी थी पहले, या आज आप देख सकते हो स्पीडी की या कोई भी किताब है, कोई भी किताब आप साइंस की, बेसिक साइंस की उठा के ले लीजिएगा। उस किताब के अलावा आपको कहीं नहीं पढ़ना है, बस उस किताब को पढ़ना है, और बस उसके अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी साइंस कवर हो जाएगी। बाकी तो आपको पता ही है, हम बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है साइंस में बेसिकली साइंस बढ़िया पूछी जाती है रेलवे में, और रेलवे में हमेशा से साइंस, हमारे जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, हम जो आरआरबी के थ्रू जो एग्ज़ाम दे के सेलेक्ट होकर यहाँ पे जॉब लगे हैं, उनमें भी आपको पता ही होगा कि साइंस जो है बढ़िया तरीके से पूछी जाती है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा चांस है, साइंस अच्छी ही पूछेंगे, क्योंकि आरआरबी अजमेर ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। तो आरआरबी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा तो बेसिक सी बात है ये कि भाई आपको साइंस जो है बढ़िया देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट रूल। अब आता है भैया रेलवे का पार्ट, ये है ज़रूरी, ये हम बात करेंगे बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि रेलवे का जितना भी इंटरनल पार्ट है अपना, क्योंकि एक्सटर्नल पार्ट है वो तो आप पढ़ ही लोगे, अच्छे अच्छे टीचर्स भी मिल जाएंगे आपको, बट इसके लिए अगर हम बात करें जो इंटरनल रेलवे का पार्ट है, उसको मैं खुद पर्सनली इसको बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ। बहुत सारे एक एक टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे ढंग से नोट्स प्रिपेयर करेंगे, और बहुत अच्छे से वीडियो में समझाया जाएगा, आपको लेक्चर समझाए जाएंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट रूल है या कोई भी टेक्निकल जितने भी टॉपिक्स हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस पे हम बहुत अच्छे से वन बाई वन एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस नहीं बनाएंगे, बहुत छोटी छोटी वीडियोस में हम इनको कवर करेंगे, और सारे टॉपिक कवर करेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाए। स्टेब्लिशमेंट रूल है, इसमें पास रूल है, लीव रूल है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है, और आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस है, डीएनडीआर डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स है, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है। सारे के सारे टॉपिक जो है आपको ऑथेंटिकेट सोर्स से कवर करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी कहीं से भी बता दिया जाए, आपको सारे जो टॉपिक हैं बिल्कुल ऑथेंटिकेट सोर्स से कवर करवाएंगे, और बढ़िया तरीके से कवर करवाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 6 है, स्टोर्स हैं। स्टोर्स में अगर हम बात कर लेते हैं कि सिस्टम ऑफ रिसीविंग इश्यूज गुड्स फ्रॉम द स्टोर, लोकल परचेज, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक एंड स्टॉक आइटम्स कौन से होते हैं, नॉन स्टॉक आइटम्स क्या होते हैं, पीएल नंबर जो होता है वो 6 डिजिट का होता है, वो कैसे होता है, किस मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए क्या एक ही होता है या अलग अलग होते हैं, तो सारी चीज़ें, मतलब पीएल नंबर का क्या महत्व है, ये कितना ज़रूरी है, किस तरीके से ये बनता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में। बेसिक नॉलेज अबाउट यूडीएम, जीईएम, आईएमएमएस, आईआरपीएस, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, यूडीएम, जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अभी क्रिस इनको चलाता है, क्रिस मैनेज करता है, और रेलवे इसका यूज़ ले रहा है। तो ये सारे आजकल सारा जो सिस्टम है, आप जब जेई बन जाओगे तो आपकी प्रॉपर आईडी बनेगी क्रिस पे, यूज़र आईडी बनेगी, और उसके लॉगिन करके आप केस से जो बहुत सारे केस हैं, मटेरियल प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हैं या और जो भी केसेज हैं, उन सबको आप इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू या सिस्टम के थ्रू ही आप प्रोसेस कर पाओगे। तो इनके बारे में जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप बनते हो जूनियर इंजीनियर। हम बात कर लेते हैं राजभाषा। भाई साहब, ये राजभाषा बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इसमें से आपको कम से कम नहीं तो 5 क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये एक स्कोरिंग टॉपिक होने वाला है, इसको आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, ना आपको छोड़ना है। इसमें अवार्ड कौन सा होता है, सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है, ये एक्ट वैक्ट के बारे में पूछ लिया जाता है, रेलवे में कौन सा सम्मान दिया जाता है, मतलब बहुत, और इनकी कोई बुक पूछ ली जाती है, राइटर पूछ लिया जाता है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं है, बेसिक से ये टॉपिक दे रखे हैं इन्होंने कि संघ की राजभाषा नीति का सामान्य परिचय, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो राजभाषा है या फिर इसके बारे में कौन से उसमें हिंदी के बारे में, मतलब कौन सी अनुसूची में या किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में संविधान के, वो सारी चीज़ें। राजभाषा अधिनियम 1963 का है, इसकी डेट ही पूछ ली जाती है कभी कभी, तो ये कब अधिनियमित किया गया था। संशोधन नियम 1976 में आए थे। राजभाषा संकल्प जो है 1968 का है, 1968 का है, और संबंधित वार्षिक पाठ्यक्रम में प्रचलित शब्दावली, कोई शब्द मतलब पूछे जा सकते हैं, बेसिक, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है कवर। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज, जिससे आप जनरली थोड़ा सा घबराते हो कि क्योंकि सभी टेक्नीशियंस जो हैं
अलग अलग सेक्शंस में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है हर किसी को सारे उनका नॉलेज होना पॉसिबल ही नहीं है। मैं खुद पर्सनली कहूँ, हम तो हालांकि हेडक्वार्टर में काम करते हैं हम, तो हेडक्वार्टर में सारी प्रॉब्लम से डील करना होता है, क्योंकि ओवरऑल हमें तो एग्जीक्यूट करवाना होता है काम, क्योंकि सारे डिवीजन से भी डील करनी है, सारी वर्कशॉप से भी डील करनी है। वर्कशॉप से डील करनी है तो कम एक पर्टिकुलर सेक्शन से तो डील करनी नहीं है, सारे सेक्शन से डील करनी होती है, तो हमें सारे सबके बारे में लगभग आइडिया होता है। बट मैं पर्सनली कहूँ कि अगर मैं ही वर्कशॉप में काम करता तो मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में काम करता, और उस सेक्शन में मैं समझता हूँ, हर कोई समझता है कि उसी सेक्शन के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा पता होता, लेकिन उसके अलावा दूसरे सेक्शन के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं होता, बस मोटा मोटा पता होता है। सो इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको घबराना नहीं है। हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, बहुत छोटी छोटी वीडियोस लेके आएंगे, फोटोज लेके आएंगे उनके, बिल्कुल एक एक ऑथेंटिकेट सोर्स से कवर करेंगे, मैनुअल से कवर करेंगे। सो डोंट वेरी गाइस, बहुत अच्छे से हम कवर करने वाले हैं इन सब चीज़ों को, और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। बस आपको वीडियोस को रेगुलर देखते रहना है, और चैनल की मतलब टाइमली अपडेट्स मिल जाए, इसके लिए अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी इस पर वैसे ही आपको पता चल जाएगा। अगर आपका और कोई आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके बता दीजिए, आप कमेंट करके बता दीजिए चैनल वीडियोज़ के नीचे कि सर हमें ये दिक्कत है, और आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी चीज़ पूछनी है, कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट में आप डाल दीजिए, आपको जवाब मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि प्रोफेशनल नॉलेज में आईसीएफ कोच मेंटेनेंस। तो इसमें है, बेसिक सी बात है कि आईसीएफ कोचेज थे, आज के टाइम में तो हम इनको रिप्लेस कर रहे हैं। सारे आईसीएफ कोच हैं जो एलएचबी कोचेज से रिप्लेस हो रहे हैं, और एलएचबी कोच भी भविष्य में जाके हो सकता है वंदे भारत रिप्लेस करने वाली है। तो लेकिन फिलहाल में अभी बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एलएचबी कोचेज की, क्योंकि नए हैं, 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसलिए हाँ आईसीएफ कोचेज को हम कम्प्लीटली फेज आउट कर रहे हैं, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं एनएमजीएचएस में, एनएमजीज में, एनएमजीएचएस में, डिपार्टमेंटल स्टॉक में, या फिर और भी जो भी हमारे हम उनको काम में ले सकते हैं। तो इसके लेकिन अभी इन्होंने सिलेबस में डाला है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। आईसीएफ कोच मेंटेनेंस में जो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ आईसीएफ कोच के फीचर्स के बारे में पूछेंगे ये क्वेश्चन हमसे, उसकी बेसिक डायमेंशंस क्या है, उसके मतलब वेट वगैरह क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, बोगीज का उनका मतलब बोगीज कौन सी यूज़ ले रहे हैं उनमें। नेक्स्ट जो है इसमें ट्रांसपोर्टेशन कोड्स क्या है उनके, कोच के नंबरिंग सिस्टम कैसे होती है। आज के टाइम में 6 डिजिट नंबर होता है कोच का, और सबसे उस नंबरिंग सिस्टम को हम समझेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कोड्स ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे ट्रांसपोर्टेशन कोड से, लेकिन हो सकता है हमें पढ़ना दोनों ही है, आईसीएफ के भी पढ़ने और एलएचबीज के भी पढ़ने। अब ये पीरियोडिक शेड्यूल नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है, ये हो गया, ये हो गया IUH and PUH schedules of ICF coaches. IUH and PUH schedules of IUH and PUH schedules of ICF coaches. उनकी बात कर लेते हैं। पीरियोडिसिटी मेंटेनेंस शेड्यूल, कितने दिन बाद कोच का IUH होता है और कितने दिन बाद, कितने टाइम बाद जो है ये PUH के लिए जाता है। IUH इंटरमीडिएट ओवरहोलिंग और PUH पीरियोडिक ओवरहोलिंग, ये तो आपको पता ही होगा, सबको सभी जानते हैं, बेसिक टर्म्स हैं। कभी कभार ये भी पूछ ली जाती है IUH क्या होता है और PUH क्या होता है। नॉलेज ऑफ सेफ्टी एंड फर्निशिंग आइटम्स, इसके सेफ्टी हर क्लास के लिए, जैसे कि एलएचबी है या वंदे भारत है या आईसीएफ है, डेमू मेमू कोई सा भी रोलिंग स्टॉक है, लोको है, तो उसमें हर किसी में रेलवे ने जो है सेफ्टी आइटम्स को डिफाइन कर रखा है। तो हमेशा सेफ्टी आइटम्स पे हमारी विशेष फोकस रहता है, रेलवे का सेफ्टी पे मेन कंसर्न रहता है। सेफ्टी आइटम्स में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं दी जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है ड्रॉ एंड बफिंग गियर है, बोगी कंपोनेंट्स हैं, लो ट्रांसमिशन ट्रैक्टिव ब्रेकिंग फोर्स ट्रांसमिशन है, ये बोगी कंपोनेंट्स। एक आईसीएफ बोगी होती है, जो आईसीएफ कोच में जो बोगी लगती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनके नेम वगैरह है, कौन सा कहाँ फिट हो रहा है, हम विद पिक्चर कवर करेंगे, आपको वीडियोस भी आपको दिखाई जाएगी उसकी क्वाई से पोस्ट की। बाकी तो आप वर्कशॉप में होते हो, आप खुद जाओगे, हम आपसे डिस्कस करेंगे, आप जाओगे, आप देखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये सारी चीज़। लो ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रैक्टिव फोर्स है, ट्रैक्टिव ब्रेकिंग फोर्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है इनका, एयर ब्रेक सिस्टम है एंड इट्स कंपोनेंट है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम।
ब्रेक सिस्टम दोनों है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम था और एयर ब्रेक सिस्टम, ये दोनों हैं। इस दो तरीके के हैं, इनको हम पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। मस्ट चेंज आइटम्स ड्यूरिंग आईयूएच एंड पीयूएच ऑफ आईसीएफ कोचेज। मस्ट चेंज आइटम कौन से होते हैं? सेफ्टी आइटम्स में ही मस्ट चेंज आइटम कवर होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वही आईसीएफ के बाद में अब हम एलएचबी की बात करेंगे। ये लोग एलएचबी, वही एलएचबी कोच मेंटेनेंस है। एलएचबी कोच मेंटेनेंस को भी हम बहुत बढ़िया से कवर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन एंड सैलिएंट फीचर्स, वही आईसीएफ, वही एलएचबी कोच कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन रेलवे ने, कब से इसका यूज स्टार्ट किया था? तो मोटा मोटा सा वो ये 2000 के आसपास इन्होंने यूज स्टार्ट किया था। कंपैरिजन विद आईसीएफ कोच, बिल्कुल यहाँ से भी क्वेश्चन कभी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। आईसीएफ कोच में और एलएचबी, हम एलएचबी लेके ही क्यों आए? हम एलएचबी लेके ही क्यों आए? क्योंकि भैया एलएचबी में राइडिंग कंफर्ट बहुत बढ़िया है। आईसीएफ की कंपेरेटिवली अगर आपने खुद पर्सनली आप यात्रा करते हो तो आपने खुद देखा होगा राइडिंग कंफर्ट भैया बहुत ही बेहतरीन है एलएचबी कोचेज का आईसीएफ के कंपेरेटिवली। स्पीड बढ़ गई हमारी, सेफ्टी फीचर्स बढ़िया हैं उनके, मॉडर्न एडवांस तो है ही है। ट्रांसपोर्टेशन कोर्स ऑफ एलएचबी कोचेज, इसको तो बिल्कुल आपको रट लेना है। ट्रांसपोर्टेशन कोर्स ऑफ एलएचबी कोचेज, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब यहाँ से तो आपको क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा। डिजाइन फीचर्स ऑफ फिएट बोगी है। मेजर सब असेंबलीज कंपोनेंट्स, वही एलएचबी बोगी में, वही फिएट बोगी में कौन कौन से कंपोनेंट है, स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग वगैरह है, या उसके जो सस्पेंशन सिस्टम के बारे में देख लेंगे। स्प्रिंग प्राइमरी और सेकेंडरी स्प्रिंग्स है, या सेफ्टी फीचर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सब चीज़ हम जब उसके बारे में डिटेल 1 बाय 1 टॉपिक कवर करेंगे तो हम इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। एयर ब्रेक सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, कौन कौन से एयर ब्रेक सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कितना प्रेशर होता है, ब्रेक प्रेशर, ऑक्सिलरी प्रेशर, वो सब चीज़ें हम देख लेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम, डब्ल्यूएसपी, भाई साहब बहुत ज़रूरी है, बहुत सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, डब्ल्यूएसपी के कंपोनेंट्स कौन से है, फोनिक व्हील वगैरह जो भी है। डब्ल्यूएसपी फॉल्ट कोड्स, फॉल्ट कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कहाँ आप देखते हो, एंड करेक्शन, करेक्टिव एक्शंस किस तरीके से लिए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम देख लेंगे। एयर स्प्रिंग bogies and various components of the air spring system, फीबा, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। एयर स्प्रिंग्स के बारे में इन्होंने अलग से लिखा है। बढ़िया चांस होता है, कितनी कैपेसिटी होती है, 120 किलो न्यूटन, 160 किलो न्यूटन की। अब भैया जहाँ पे एयर स्प्रिंग इंस्टॉल होती है उस कोच का ट्रांसपोर्टेशन कोड से पता चल जाता है कि इसमें एयर स्प्रिंग इंस्टॉल्ड है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। कैपेसिटी से भी हमें पता चल जाता है कि भैया इसमें क्या इंस्टॉल्ड है क्या नहीं है। बेसिक नॉलेज ऑफ एच टाइप सीबीसी एंड इट्स कंपोनेंट्स हैं, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ बायोटॉयलेट्स, मेंटेनेंस, बैक्टीरिया यूज्ड एंड सैंपल टेस्टिंग पैरामीटर। बायोटॉयलेट्स के बारे में बेसिक चीज़ें हम कवर कर लेंगे। SS2 SS3 शेड्यूल्स के बारे में देख लेंगे, पीरियोडिसिटी क्या क्या काम होता है SS2 में SS3 में। मस्ट चेंज आइटम्स ड्यूरिंग सोप शेड्यूल्स में कौन कौन से मस्ट चेंज आइटम है। ठीक है, FDSS है, FSDS है। FD, अब आपको पता है कि फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, ये तो लगता है कोचेज में। और फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, जो कि साथ के साथ जैसे ही अपने फायर डिटेक्ट की और फुहारा जो आग को वहाँ के भाई दबा देगा, वो लगता है पेंट्री कार में, कि हमें तुरंत के तुरंत एक्शन भी ये ले लेगा। CCTV वगैरह, PIS पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सब के बारे में हम पढ़ लेंगे। वैगन्स, वैगन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैगन्स एंड कॉर्ड्स, वही उनमें ट्रांसपोर्टेशन कॉर्ड्स होते हैं, इनमें टाइप्स एंड कॉर्ड्स में हम बात करेंगे। नंबरिंग सिस्टम, 11 डिजिट नंबरिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम। वैगन का 11 डिजिट नंबरिंग सिस्टम किस तरीके, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर तरीके से बनता है, उसमें कौन सा डिजिट क्या इंडिकेट करता है, वो सब चीज़ हम बात कर लेंगे। सैलिएंट फीचर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रेट स्टॉक, ओपन वैगन, कवर्ड वैगन, इनके टाइप हम इस तरीके से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि ओपन वैगन में कौन कौन से टाइप के वैगन आते हैं, कवर्ड में कौन कौन से वैगन आते हैं, टैंक में कौन से आते हैं, फ्लैट में कौन से आते हैं, इनके POH कितने टाइम बाद होते हैं, इनकी लाइफ कितनी होती है, कॉर्डर लाइफ कितनी होती है, इन सब चीज़ के बारे में, इनका ब्रेकिंग सिस्टम क्या है और इनमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ROH और POH शेड्यूल्स के बारे में हम बात कर लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैगन्स के बारे में। अब आती है वंदे भारत। वंदे भारत में भी वही चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रेन 18 फॉर्मेशन ऑफ ट्रेन, इसमें कितने TC लगते हैं, कितने DPC होते हैं, कितने NDTC होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। पेंटोग्राफ कौन सा यूज लेते हैं वंदे भारत में, बोगी कौन सी यूज ले रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या है, ट्रैक्शन सिस्टम एंड मोटर्स में, सर्किट ब्रेकर्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सारी चीज़ें हम देख लेंगे। HVAC, कंफर्टर्स, कंफर्ट सिस्टम्स हैं, ब्रेक सिस्टम्स हैं, इमरजेंसी सिस्टम किस तरीके से काम करता है वंदे भारत में, वही फायर डिटेक्शन एंड स्मोक सिस्टम और बेस्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें। व्हील एंड एक्सल्स के बारे में, इनकी साइज़ क्या होती है,
वही SS1 SS2 शेड्यूल्स के बारे में बात कर लेंगे। सेम चीज़ है, डेमो का बेसिक नॉलेज, वेरियस सब असेंबलीज कंपोनेंट्स कौन कौन से, मेन IOH POH शेड्यूल कैसे काम करता है, इनका कितने दिनों बाद IOH होना है, कितने दिन बाद POH होना है, पैसेंजर एम्यूनिटीज सेफ्टी आइटम्स हैं, मेमो में भी सेम चीज़ें हैं, और डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोको, बेसिक नॉलेज ऑफ वेरियस सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स। लोको के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लोको की सब असेंबली बेसिक नॉलेज ही है, वैसे इसमें डीप में नहीं जाना है, लेकिन हाँ असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लोको IOH कितने दिन बाद होता है, POH कितने दिन बाद होता है। जनरल में अगर हम बात करते हैं तो बेसिक प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ मशीनिस्ट, वेल्डिंग, ब्लैक स्मिथ, फिटिंग, पेंटिंग, फाउंड्री, मिलराइट, डीजल फिटर, ये सब चीज़ें हैं, पढ़ लेंगे हम इनको 1 बाय 1 टॉपिक, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, सारे टॉपिक कवर करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे वहाँ से। बेसिक नॉलेज ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, मेटल्स के बारे में। अब ये ऐसा है, वहाँ से तो होगी, रेलवे हो गई कवर, अब इन्होंने जनरल टेक्निकल चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इन्होंने रखा है सिलेबस, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें भी आना ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, बस वही है। धातु, मतलब वही है, फेरस धातु कौन से हैं, नॉन फेरस मेटल्स जो हैं कौन से हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में हम बात कर लेंगे, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ISO। अब 9001, 14001 या 45001 या 50001, ये जो हैं हमारे पास में ISO स्टैंडर्ड्स हैं, ये कौन सा किस चीज़ से रिलेटेड है, बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ISO 9001 किस से रिलेटेड है, या ISO 14001 या 45001 या 50001 जो है ये किस से रिलेटेड है। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला नहीं है, इनको हम बता देंगे और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे अगर कोई डिटेल में भी क्वेश्चन पूछे तो, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, PCO ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग, वो ये चार्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो पढ़ ही लेंगे, रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है। इंसेंटिव स्कीम्स है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, हाउस कीपिंग, फर्स्ट एड वगैरह में क्या क्या चीज़ रखना जरूरी होती है, बेसिक नॉलेज एडवांटेज, CNC मशीन्स वगैरह में। हाँ, अब ये अगर कंप्यूटर नीचे, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स, ये एक कंप्यूटर का पॉइंट है, आपको बिल्कुल बढ़िया से पढ़ना है, इनको हम बता देंगे। क्वेश्चन आपको कुछ एक क्वेश्चन बैंक टाइप का अपन देख लेंगे, तो उससे बाहर कम ही चांस है कि जाए क्वेश्चन, बाकी और भी हम पढ़ लेंगे इसके बारे में। वर्किंग ऑफ टाइम ऑफिस, प्रोग्रेस, प्रोसीजर फॉर द गेट पास वगैरह वगैरह। प्रोसीजर ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस स्क्रैप डिस्पोजल का क्या प्रोसीजर हम रेलवे यूज़ कर रही है। नॉलेज ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजल, रेलवे से जो वेस्ट निकलता है उसमें भैया खतरनाक जो कचरा है वो कौन सा है, उसका डिस्पोजल हम किस तरीके से, केमिकल्स वगैरह हैं या और भी चीज़ें हैं जो हैजार्डस में इन्होंने कैटेगराइज कर रखी है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने, जो पर्यावरण मंत्रालय ने जो कर रखी है, स्पेसिफिक होती है, उनको हम किस तरीके से हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उन सब चीज़ें का वो थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। प्रोसीजर ऑफ कंडमनेशन ऑफ वेरियस रोलिंग स्टॉक, कंडमनेशन किस तरीके से करते हैं, उसका मतलब वही है, ऑडिट होता है, स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है, फिर वर्कशॉप हेडक्वार्टर को भेजती है केस को, हेडक्वार्टर सारा जो भी प्रोसीजर है आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से होता है, हमें अच्छे से पता है। पर्सनली कंडमनेशन का मैं खुद करता हूँ तो बहुत अच्छे से पता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक नॉलेज ऑफ वाइज ऑफ ऑफिस है, CMM है, FMM है, कंप्लीटली बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया जाएगा आपको। ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल ऑफ जूनियर इंजीनियर टू मोटिवेट द स्टाफ वर्किंग अंडर जूनियर। भैया ऐसा है, जूनियर इंजीनियर का काम क्या है, तो इसकी ड्यूटीज़ क्या होने वाली है, वो सब चीज़ें हम आपको बहुत बढ़िया से बता देंगे, सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गाइस, ये हमने देख लिया सिलेबस, और अब आपको बेसिक बेसिक चीज़ें से काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। और आपको जो PDF जो है उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल का इसमें वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, आपको पूरा मिल जाएगा। हो सकता है आपके पास भी पहुंच चुका हो नोटिफिकेशन, लेकिन फिर भी देख लेना। बाकी हम 1 बाय 1 वीडियो लेके आएंगे हर बस जो बेसिक ये एक्सटर्नल है रेलवेज के उससे प्रोफेशनल नॉलेज से बाहर की चीज़ें, उन पे कुछ कुछ चीज़ों पे हम देख लेंगे। नहीं, मैं आपको, मैंने जैसे बता ही दिया है, आपको वीडियो शेयर कर दूंगा मैथमेटिक्स के लिए, इंग्लिश की कुछ बेसिक बेसिक होंगे तो, या फिर आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हो। और ज़्यादा नहीं जाना, ना ज़्यादा नहीं फंसना है इंग्लिश में, क्योंकि ये फंसाने वाली सब्जेक्ट है। हाँ, GS में, GK में आप, और एक साइंस में, इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है, साइंस पे फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि साइंस आपसे पूछी जाएगी, 101% पूछी जाएगी। बाकी और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।